अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं पहचान, अ कॉन्वर्सेशन विद मी सिद्रा इकबाल। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वंडरफुल फीडबैक जो आप हमें भेजते रहते हैं। हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा 7th इंटरव्यू है एंड वंस अगेन वी आर होपिंग टू हैव अ वेरी इंसाइटफुल, अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, क्योंकि यहाँ इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे अचीवर्स से जिन्होंने अपनी पहचान तो बनाई है, लेकिन इनके साथ साथ दे हैव बिकम एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान एंड दे ब्रिंग होप एंड इंस्पिरेशन to us, to all of us who are professionals, who are students। तो आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग टिडबिट्स और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। व्यूअर्स, आज हम आपको लेके आए हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, विच एज यू कैन सी इज़ अ फैंटास्टिक ऑफिस। और सबसे बढ़कर ये कि ये पाकिस्तान के लिए एक पहचान बन के आया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट दे ऑफर, जो कि फूड्स की कैटेगरी में भी हैं, इसके अलावा एंग्रो केमिकल्स भी हैं, बहुत सारी सब्सिडरीज़ में दे आर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। तो आज एक प्रोफेशनल के सामने, अगर आप बिज़नेस ग्रेजुएट होते हैं और आपके पास ऑप्शंस होते हैं, एक ज़माने में लोग सिर्फ कहते थे हमें जी इस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करना है, 2-3 ही बहुत चीदा नाम आपके जहन में आते थे, बट एंग्रो हैज़ डेफिनेटली टेकन द टॉप माइंड शेयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर आउट देयर। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे विद द प्रेसिडेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद उमर। Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for having us over and what a fantastic office you have and what a busy schedule you have, क्योंकि हमें थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ा इनको कि हम जी 20 मिनट की आपसे बात करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे व्यूअर्स कि हम आपके लिए पूरा इंटरव्यू आज रिकॉर्ड कर पाएँ। सबसे पहले व्हेनेवर वी आर एट होम, आजकल किसी भी शख्स की ज़िंदगी जुड़ी हुई है हमारे जो पावर आउटेजेस होते रहते हैं। कभी बिजली है तो गैस नहीं, गैस है तो पानी नहीं, और जब भी जिक्र आता है एनर्जी क्राइसिस का तो समहाउ हम बात करते हैं थर में पाकिस्तान के कोल्ड रिजर्व्स की। व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन एंग्रो एंड द कोल्ड रिजर्व्स, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ये दो नाम भी साथ जोड़े जाते हैं। एंग्रो is doing a project or is working towards a project थर कोल के लिए, जो ब्लॉक 2 है। थर को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ ब्लॉक्स में। अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 8 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ को दिए गए हैं ताकि वो वहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप कर सके। उसमें से ब्लॉक 2 जो है वो एक एंग्रो और सिंध गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, जिसका 60% शेयर होल्डिंग एंग्रो की है और 40% सिंध गवर्नमेंट की है, जो उस ब्लॉक को डेवलप कर रहा है। और प्रॉब्ली अभी तक जितने भी ब्लॉक्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ को जितने भी दिए गए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा पेशर जिस काम पे हुई भी है वो ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक का अगर मैं आपको बता दूं कि एक आइडिया दे दूं कि ये कितना बड़ा ब्लॉक है और इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, टोटल जो ज़खायर हमने रिकन्फर्म किए हैं फीजिबिलिटी करने के बाद, वो तकरीबन 1.8 बिलियन टन, अरब टन कोयला है इन ज़खायर के अंदर। और जो लिग्नाइट कोल है, मॉइस्चर कंटेंट तकरीबन 46% है, जो इस्तेमाल हो सकता है बिजली बनाने के लिए। अगर बिजली का मैं आपको अंदाज़ा दूं तो तकरीबन 4000 मेगावाट हम 60 साल तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना कोयला इस एक ब्लॉक के अंदर मौजूद है। और जो टोटल एस्टिमेटेड रिजर्व्स हैं थर के, अगर मैं उनका पूरा जायज़ा लूँ तो तकरीबन ये ब्लॉक जो है उस टोटल रिजर्व का 1% है। अच्छा, अगर ये बात की जाए कि ये तो आपने रिज़र्व और उसके पोटेंशियल का हवाला दिया है, और अक्सर जब भी हम इकोनॉमिक्स डिबेट्स हो रही होती हैं तो लोग यही कहते हैं जी हमें तो एनर्जी क्राइसिस हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट वेरी रियलिस्टिकली आज अगर हम इस ज़ख़ीरे को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो ये पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस या जो स्पेशली हमारा बिजली का जो मसला है, लोड शेडिंग का जो मसला है, कब तक हल कर सकता है? पाकिस्तान में बिजली का जो मसला हल करना है, हमने उसमें सिर्फ एक काम नहीं करना। थर कैन प्रॉब्ली प्ले सबसे बड़ा रोल उसको सॉल्व करने के लिए। हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, इट इज़ इन डायर नीड ऑफ रीवैम्प, एंड प्रॉब्ली द क्विकेस्ट विंस कैन कम फ्रॉम द रीवैम्प ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। तो हमें एक तो वो करना है। उसके बाद हमारा जो फ्यूल मिक्स है, हम दुनिया के महंगे तरीन फ्यूल मिक्स पे चल रहे हैं, यानी हम हमारी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन पावर जनरेशन की वो इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल से हम कर रहे हैं, जिससे इंतहाई महंगी बिजली प्रोड्यूस होती है और ज़ाहिर है वो बाहर से इम्पोर्ट भी होता है। मुल्क के अंदर गैस के जो ज़खायर हैं वो भी अभी पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं हुए। देयर आर नंबर ऑफ पॉलिसी रीजंस एंड सम
सिक्योरिटी रीजंस व्हाई दैट हैजंट हैपेंड। सिग्निफिकेंट पोटेंशियल मौजूद है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के एरिया के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में जो कोहाट वाला एरिया है जहाँ गुरगुरी मंजलई की जो फील्ड्स हैं वहाँ पे सिग्निफिकेंट हो। इसी तरीके से ऑफशोर के अंदर पाकिस्तान का सिग्निफिकेंट गैस पोटेंशियल है। अगर पाकिस्तान के आप मशरक़ में देखें तो बॉम्बे हाई जो डिस्कवरीज थी, सिग्निफिकेंट रिजर्व वहाँ पे डिस्कवर हुए थे। इसी तरीके से पाकिस्तान के अगर आप मगरब में देखें तो ईरान और कतर की ऑफशोर फील्ड्स हैं, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में सिग्निफिकेंट ऑफशोर रिजर्व्स ना हो। सो गैस मौजूद है। फिर हाइड्रो पोटेंशियल जो है आपका है वो वेल नोन है, इस्टेब्लिश्ड है, हमने डिलेज की हैं। बिटवीन 1970-71 अर्ली 70 जब तरबेला कंप्लीट हुआ उसके बाद से आज तक पिछले 40 साल के अंदर हमने एक गाजी बड़ौथा सिग्निफिकेंट किया, उसके बाद अलावा हार्डली कुछ हुआ है। भाषा के ऊपर अब काम शुरू हुआ है, उसके अलावा कई और डैम्स मौजूद हैं, नीलम झेलम के ऊपर अभी काम शुरू हुआ है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा सिग्निफिकेंट है। थर का मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान एक एनर्जी सरप्लस मुल्क है और जो शॉर्टेजेस आप मुल्क में एनर्जी के देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ नाअहली है और उसकी कोई मिसमैनेजमेंट है, उसकी कोई और वजह नहीं है। अदरवाइज पाकिस्तान इज़ एन एनर्जी सरप्लस कंट्री। इवन अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल एनर्जी जिसको कहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान जो है इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लोकेशन द वर्ल्ड। विंड एनर्जी दुनिया में सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान में विंड के सम ऑफ द बेस्ट कॉरिडोर्स अवेलेबल हैं इस वक्त यहाँ पे। सोलर के लिए तो हमारा अपने कंपनी का एक ऑलमोस्ट जॉइंट वेंचर फाइनलाइज हो गया था एंड एनरॉन जो होती थी अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने एक ग्लोबल सर्च की थी। उनकी सर्च से ये पता चला था कि हमारा जो पाकिस्तान की लोकेशन है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन द वर्ल्ड फॉर सोलर, बिकॉज उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर ऑफ डेज इन द ईयर जिसमें सूरज रहता है, नंबर ऑफ आवर्स इन द डे जिसमें सूरज रहता है, एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट। ये तीनों चीज़ें अगर आप मिला लें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द आइडियल। लेकिन इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हमने सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा बढ़ाने के लिए किया है, इसके अलावा हमने उसको चैनलाइज खास तौर पर रमज़ान में और अच्छे हो जाते हैं। हज़रत साहब, बट व्हेन दे से कि हमने मुल्क की तो बात कर दी, एनर्जी सरप्लस है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि फ्रॉम द टॉप डाउन द एनर्जी हैज़ टू फ्लो, द पॉजिटिव एनर्जी। तो आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलती है? बिकॉज यू स्पोकन टू सो मेनी बिजनेस लीडर्स, वो कहते हैं जी हम तो अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं देखते बिकॉज मीडिया हमें डिप्रेस कर देता है। सो डू यू डू समथिंग ऑन द सेम लाइन्स? नहीं जी, मैं बिल्कुल पाकिस्तान की रियलिटी से नहीं बात। पाकिस्तान में बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं, उसमें कोई शक नहीं है। कहाँ से एनर्जी आती है? देखिए 2 चीज़ें। एक तो इंग्रो जो है वो मुख्तलिफ है बाकी तमाम पाकिस्तान के इदारों से कि यहाँ पे एनर्जी एक आदमी की एनर्जी से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। It is the total energy of the team which determines the success of Engro. And I've said this many times before, जितनी depth of talent and skills आपको Engro में मिलेगा वो शायद ही पाकिस्तान का कोई इदारा जहाँ पे मिले। तो it is the collective energy of the team which matters rather than individual energy. So what kind of people do you look for? अगर आपकी स्टेटमेंट को देखा जाए, I'm sure there are lots and lots of people जो ना सिर्फ ज्वाइन करना चाहते होंगे बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इतना एफिशिएंट, इतना प्रोडक्टिव बनाने की बात करते हैं। देखिए, एक तो जाहिर है आप फंक्शनल स्किल्स देखते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिक्रूट कर रहे हैं उसमें रेलेवेंट एजुकेशन बैकग्राउंड है एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप उसकी डिग्रीज भी देखेंगे। एंट्रेंस टेस्ट होता है हमारा, एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर आपका क्या है, इंटरव्यू में कैसे गए। बट अगर आप मुझे ज़ाती तौर पे पूछें कि व्हाट इज़ दैट वन क्वालिटी जिसको मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ, इट इज़ पैशन। अगर आपके अंदर पैशन है तो द चांसेस ऑफ योर बीइंग सक्सेसफुल एंड अचीविंग समथिंग व्हिच नोबडी एल्स हैज अचीव्ड is dramatically greater. I truly believe passion drives the world. But असद साहब, again having said that, ये भी बात हमने कई लोगों से हमने सुनी, जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो मानते हैं कि आपका जोश, आपका जज्बा, आपकी लगन आपको हर जगह आगे लेके जाती है। लेकिन इसका तो कोई बैरोमीटर है नहीं, इसको नापने के लिए हमने कोई टेस्ट नहीं बनाया। तो आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई शख्स पैशनेट है? वो पता चल जाता है, जिसके अंदर वो जज्बा होता है वो उबल के बाहर आता है। उबल के बाहर। वो आप बैठ के बात करेंगे, अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो आपको इंटरव्यू के एंड तक पता चल जाएगा कि किसके अंदर पैशन है या किसके नहीं। इसका एक बहुत जो आसान तरीका है, आप सिर्फ किसी से पूछिए कि उनके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं। जो पैशनेट इंसान होगा उसकी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन एक्सप्रेस करने का जो जरिया होगा वो हमेशा होगा इन हाउ दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्रिएटिंग समथिंग। सही। जो ऑर्डिनरी मॉर्टल है उसका होगा इन टर्म्स ऑफ उसको क्या मिलेगा, मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी, मेरा ऐसा घर होगा, मेरी ऐसी बीवियां होंगी। पाकिस्तान में होनी जरूरी। बट जो
truly talented, gifted लोग हैं, वो driven. They're driven by what they will create, what they will contribute. So वो पता चल जाता है, इतना मुश्किल नहीं। आप एक्सॉन के साथ भी मुंसलिक रहे, तो उसके साथ आपने मुल्क से बाहर भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, असाइनमेंट्स किए। What actually brought you back to the country? क्योंकि जाहिर सी बात, इंसान जब बाहर रहता है तो बहुत सारी सहूलतें भी हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। बाहर आप थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो बुराइयां भी शायद पाकिस्तान की ज़्यादा नज़र आती हैं। So what brought you back? मेरी उस वक्त $1 लाख आफ्टर टैक्स सैलरी थी। मैं 3,500 सीसी की गाड़ी चलाता था, फोर्ड टॉरस सूप्ड अप थी मेरी। मैं वहाँ से वापस आया, मैं और अभी आपको स्टोरी सुनाता हूँ मैं कैसे वापस आया, खुद ज़बरदस्ती वापस आया। 12,690 रुपये मेरी तनख्वाह थी मैंने गॉट बैक, और 1000 सीसी की सुजुकी खैबर में चलाता था। एंड आई वाज इन्फिनिटली हैप्पियर इन पाकिस्तान देन आई वाज इन कनाडा। वापस मैं ऐसे आया कि मैंने एक दिन अपने बॉस के दफ्तर में गया कनाडा में, डग मिल नाम था उसका, एंड ऐसे डग आई एम गोइंग होम, I'm going home and Doug ने मेरी तरफ देखा, he said do you want me to tell somebody in Pakistan or you? I said don't worry। मैंने शाम को फ़ोन किया, ज़फ़र अहमद ख़ान उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस होते थे यहाँ पे, बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव बने। उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ज़फ़र आई एम कमिंग होम। So there was a pause at the other end. He said, "That's good to hear." I said, "I assume somebody will officially communicate." I said, "No problem." अगले दिन मैं गया, Doug, please go and send a fax. I remember हमारा प्लांट मैनेजर होता था स्टीव ग्रिफिथ्स। So स्टीव के पास मैं गया खुदाफिज करने के लिए। तो मैं जब मीटिंग करके बाहर निकला था, दरवाजे पे पहुंचा तो उसने मुझे आवाज़ दी। He said, "Hey Asad, if you ever change the mind, just pick up the phone and call." And I said, "Steve, this is a call you ain't gonna get." So I was very, very clear where I wanted to be. I love traveling. एक जो बात आपके इस वाक़े से बहुत वाज़ेह हो रही है कि you definitely are not the sort of person who keeps a lot of backups। हमारे यहाँ देखें, हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और अगर हमें मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स का शौक़ है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो माँ बाप और सोसाइटी हमें ये कहती है कि भाई बैकअप प्लान में कुछ ना कुछ होना चाहिए, डिग्री कर लो, कोई हुनर सीख लो, ताकि इफ़ दैट डज़ नॉट हैपन सो you'll never be able to give 100%। आपको क्या चीज़ प्रूव करती थी कि you did not have a headhunter in place? आपको नहीं पता था वापस आके आपने क्या करना है क्या नहीं, but you decided। वापस I was working in Exxon, so I was coming back to my country। So जॉब का प्रॉब्लम नहीं था, but जहाँ तक बैकअप की बात है, ये इंग्रो में बहुत सारे बच्चे हैं जो ये शेयर मुझसे सुन चुके हैं। So a lot of people can tell you the way my mind works। और वो शेर बहुत सिंपल है कि जी दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं आज़ाद मनुष्य इंसानों के, राइट? देयर आर ओनली 2 डेस्टिनेशन फॉर अ फ्रीडम लविंग पर्सन। दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं आज़ाद मनुष्य इंसानों के, या तख्त जगह आज़ादी की या तख्ता मुकाम आज़ादी का। So either the throne or the gallows, there's nothing in between. Okay. So that's the way my mind works. So what is the throne to you? And this would be perhaps the question before the break. The greater my space to contribute and impact the welfare of the citizens of Pakistan, the better a place it is for me. Wonderful. And on that note, we'll take a short break. ब्रेक से वापस आएंगे और फिर पूछेंगे कि वापस आने के बाद जर्नी कैसी थी। एक आइडियलिज्म तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन झटके का भी अपना फेयर शेयर मिला होगा, फेलियर्स भी हुए होंगे। हाउ यू बाउंस बैक फ्रॉम देम इज़ द हार्डर बिट, और वो हमने जानना है एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस।